नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। गंगा सवेरा में हम आपको दिखाएंगे यूपी उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, वो खबरें जिनसे है आपका सीधा सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। गंगा सवेरा में बात सियासत की होगी, कोरोना के अपडेट को भी आपको बताएंगे, साथ ही साथ आपको आपके शहर की खबरें भी दिखाएंगे। और इस 1 घंटे के खास बुलेटिन में यूपी और उत्तराखंड की कोई भी बड़ी खबर छूटेगी नहीं, तो इस 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं गंगा सवेरा की। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोरोना आंकड़ों की बात करते हैं। कोरोना के केस फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पीएम मोदी आज बैठक करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री आज बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और समीक्षा करेंगे। बिल्कुल, दोपहर 12 बजे के करीब ये मीटिंग शुरू होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वायरस की वर्तमान परिस्थिति और उससे बचने के लिए हो रहे उपायों पर भी समीक्षा करेंगे। और आपको बता दें कि मंगलवार को एक दिन में देश में कोरोना के 2483 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। वहीं 1399 मौतें भी दर्ज की गई हैं। और ऐसे में जब एक बार फिर से कोविड के केसेस बढ़ने लगे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी आज तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। आने वाले समय के लिए किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए, कैसे इसे कंट्रोल किया जा सकता है ताकि आम जनता को भी परेशानी ना हो, कड़े नियम भी ना लगाने हो और कोविड के केसेस कंट्रोल भी किए जा सके। इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। और देखिए कैसे बढ़ी है रफ्तार, कहां पर कितने केसेस हैं वो भी देख लीजिए। लखनऊ में 7 अप्रैल को 24 एक्टिव केसेस थे, 26 को 70 ये केसेस हो गए। आगरा में 7 अप्रैल को 2 केस थे, जबकि 26 अप्रैल को ये केस 41 हो जाते हैं। 7 अप्रैल को 309 केस थे, 26 अप्रैल को उससे कहीं ज्यादा केसेस सामने आते हैं। गौतम बुद्ध नगर की भी तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद में 22 केस और उससे 6 दिन के बाद केसेस का आंकड़ा एकदम से बढ़ा है। तो लगातार जो कोरोना के मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर एक बड़ी बैठक होनी है। जिस तरीके से पिछले 2 साल में हालातों को काबू में किया गया है, एक बार फिर से जब कोरोना से स्थिति बेकार होती जा रही है, बदहाल होती जा रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री की ओर से बड़ी बैठक की जाएगी। और आइए अब आपको बताते हैं कि यूपी का कोरोना अपडेट क्या है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 203 नए मामले रिकॉर्ड हुए हैं। इसके साथ ही कुल एक्टिव केसेस की संख्या की बात करें तो ये संख्या 1316 है। केसेस देखिए एकदम से इसमें उछाल आया है गुंजन। 24 घंटे के ये आंकड़े हम रख रहे हैं। बिल्कुल, 24 घंटे में सबसे अधिक 126 नए मामले गौतम बुद्ध नगर में सामने आए हैं। गौतम बुद्ध नगर में अब कुल एक्टिव केसेस की संख्या 689 हो गई है। दूसरे नंबर पर गाजियाबाद में 30 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल एक्टिव केसेस की संख्या 276 हो गई है। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 230 नए मामले सामने आए हैं और जो कुल मिलाकर एक्टिव केसेस की संख्या है वो 1316 हो चुकी है। वहीं अब बात करते हैं सीएम योगी की, जो इन दिनों काफी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। लगातार अधिकारियों पर कार्रवाई से लेकर भ्रष्टाचार पर उनकी 0 टॉलरेंस वाली नीति नजर आ रही है। और आज शाम को वो एक बड़ी बैठक भी करने जा रहे हैं। इस बैठक में प्रदेश के सभी अधिकारी एक साथ जुड़ने वाले हैं। सीएम पहली बार इस तरीके की मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें एडीजी होंगे, आईजी होंगे, डीआईजी होंगे, सभी जिलों के डीएम, एडीएम, एसडीएम, एसएसपी और एसपी, इसके अलावा सभी डिप्टी एसपी, दारोगा, इंस्पेक्टर एक साथ होंगे। ये देखिए अधिकारियों की मीटिंग होगी और पहली दफा इस तरीके की मीटिंग हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सभी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। बैठक का वक्त शाम 6 बजे का रखा गया है। बैठक में प्रदेश के कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। योगी सरकार 1 की बात करें या योगी सरकार 2 की बात करें, लगातार 0 टॉलरेंस की नीति योगी आदित्यनाथ ने अपनाई हुई है। कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए समय समय पर बैठकें होती रही हैं और एक बार फिर से एक्शन मोड में योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। शाम 6 बजे एक बड़ी बैठक होगी। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विवेक, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक विभागों की मीटिंग हो रही है, अधिकारियों के साथ भी हमने मीटिंग देखी, लेकिन ये पहली दफा है जब इतने ज्यादा अधिकारी
सीएम के सामने होंगे, बताएंगे वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थिति क्या है। तो आज ये कितने बजे ये बैठक होगी, क्या इसका मकसद है, विस्तार से बताइएगा। देखिए जया, बैठक शाम को 6 बजे लोक भवन में होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक बैठक का एजेंडा किसी भी पुलिस और प्रशासन के अधिकारी को बताया नहीं गया है। यानी बैठक में क्या होगा, क्या कहा जाएगा, क्या निर्देश मिलेंगे, ये अभी स्पष्ट नहीं है किसी भी अधिकारी स्तर पे। क्योंकि मैंने कई अधिकारियों से बात की, कई आईएएस अफसरों से बात की, कई आईपीएस अफसरों से बात की। उन्होंने कहा कि शाम की बैठक है, हो सकता है कि डेवलपमेंट को लेकर हो सकता है कानून व्यवस्था को लेकर हो सकता है कोरोना को लेकर हो, क्योंकि आज दोपहर प्रधानमंत्री भी कोरोना को लेकर एक बैठक करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही वो वार्ता होनी है। लॉ एंड ऑर्डर प्रमुख मुद्दा है, चूंकि जिस तरह से प्रयागराज में बीते दिनों कई मर्डर हुए, एक ही परिवार के 5-5 लोग की हत्या हुई है। गाजियाबाद बहुत क्राइम प्रोन एरिया हो गया है, वहां पर भी बहुत लगातार वारदातें हो रही है, मर्डर हो रहे हैं। राजधानी लखनऊ भी कमिश्नरेट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ भी अच्छी खासी वारदातें हो रही हैं। रोज 3 से 4 मर्डर होते हैं, लूटपाट की वारदातें हो रही हैं। तमाम घटनाओं पे सीएम ने असंतोष जताया है। कई समीक्षा बैठकों ने, पिछली जो भी बैठक हुई है उसमें उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सुधारा जाए, चेतावनी भी दी है। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है आज की बैठक, चूंकि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी, सारे अधिकारी मौजूद रहेंगे, इसलिए माना जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक होगी। लेकिन कोरोना भी एक महत्वपूर्ण बात है। कोरोना जिस तरह से फैल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आज क्या रोकथाम के उपाय होंगे, कैसे होंगे, इस बैठक में ये भी चर्चा होगा कि किस तरह से। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री की जो टारगेट है, 100 दिनों के जो टारगेट है, 1 महीना कार्यकाल का पूरा हो चुका है, जो अगले 100 दिन के टारगेट है, उसके बाद 1 साल का टारगेट है, फिर 2 साल के टारगेट है, और उसके बाद पूरे 5 साल का जो टारगेट तय किया है मुख्यमंत्री ने, उनमें कैसे वो जो रोड मैप बनाया है विकास का, डेवलपमेंट का, अपने जो योजनाओं का, वो रोड मैप किस तरह से लागू होगा, कौन कौन से अफसरों की क्या भूमिका होगी। और अभी तक बहुत सारी कार्रवाई के लिए भी उन्होंने कहा है, भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई के लिए कहा है, उस पर क्या क्या अभी तक विभागों ने कार्रवाई की है, कौन कौन सी लिस्ट बनाई है, भ्रष्ट अफसरों की लिस्ट बनाई है, ये सब बातों की चर्चा आज मुख्यमंत्री सारे अफसरों से करेंगे। और उसके बाद कई सारे मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बातचीत हो सकती है, आगे का रोड मैप का क्रियान्वयन किस तरीके से होगा उसको लेकर चर्चा हो सकती है, बैठक पे भी नजर रहेगी। शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सामने आया है विरोध। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें इस बात का विरोध किया गया। प्रेस नोट में लिखा गया है, समान नागरिक संहिता असंवैधानिक, समान नागरिक संहिता अल्पसंख्यक विरोधी है, मुसलमानों के लिए ये अस्वीकार्य है, ये प्रेस नोट में लिखा गया है। तो आपको बता दें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिस प्रेस नोट में ये लिखा है, समान नागरिक संहिता असंवैधानिक है और हर नागरिकों को उसके धर्म के मुताबिक जीवन जीने का अधिकार है। अल्पसंख्यकों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ रखे गए हैं। पर्सनल लॉ से देश को कोई क्षति नहीं होती है। प्रेस नोट में क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। पर्सनल लॉ आपसी एकता में मदद करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का राग अलापना असामयिक बयानबाजी है। हर नागरिकों को उसके धर्म के मुताबिक जीवन जीने की अनुमति है। ये देखिए, ये तमाम बातें उस प्रेस नोट में लिखी गई है। वो प्रेस नोट भी आपको दिखा रहे हैं। विरोध किया गया है। वहीं यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाने का सिलसिला तेजी से जारी है। मंदिर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं और कई जगह प्रशासन की अपील का असर भी दिखाई दे रहा है। तो कई जगहों पर खुद से ही लोग अपने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को हटा रहे हैं। मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, मुजफ्फरनगर, आगरा, लखनऊ, सीतापुर, कमोवेश हर जगह धार्मिक स्थलों से लोग खुद ही लाउडस्पीकर उतार रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने की फाइनल रिपोर्ट सभी जिलों के अधिकारियों को 30 अप्रैल तक अपर मुख्य सचिव को देनी है। यूपी में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने को लेकर गृह विभाग भी सख्त है और उसका असर देखिए दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग जगहों पर किस तरीके से लाउडस्पीकर को हटाया जा रहा है। कई जगहों पर अपील का असर दिखाई दे रहा है, तो कई जगहों पर सख्ती से भी पेश प्रशासन आ रहा है। और चलिए अब आपको हम 5 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। जो पहली तस्वीर आप देखेंगे वो मुजफ्फरनगर की है। इसके अलावा शाहपुर इलाके में धर्म गुरुओं ने लाउडस्पीकर उतरवाए हैं, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं।
प्रयागराज में 30 अप्रैल तक अल्टीमेटम का असर दिखाई दिया। यहां प्रशासन के एक्शन से पहले ही ज्यादातर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को हटा दिया गया। बात करें वाराणसी की तो यहां पर अर्दली बाजार महावीर मंदिर से लाउड स्पीकर उतारकर सफल संदेश देने की कोशिश की गई है। अब भक्त बगैर लाउड स्पीकर के ही हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही असर गोरखपुर में भी देखने को मिला। यहां गोरखनाथ मंदिर से लाउड स्पीकर के मुख्य भाग को मंदिर की ओर घुमा दिया गया है ताकि आवाज बाहर ना जाए। उधर सीतापुर में भी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को उतरवाया गया। इसके अलावा भी बाकी शहरों में ये एक्शन जारी है, क्योंकि प्रदेश भर में 30 अप्रैल तक का ही वक्त लाउड स्पीकर को हटाने के लिए दिया गया है, क्योंकि 30 अप्रैल को मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंपनी होगी। ऐसे में अलग अलग जगहों पर अब कहीं सख्ती दिखाई दे रही है तो कहीं अपील का भी असर दिखाई दे रहा है। और उसी कड़ी में ये 5 तस्वीरें उसकी बानगी आप देख सकते हैं। वहीं यूपी में शहर शहर लाउड स्पीकर हटाए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का कहना है कि सीएम योगी का डिसीजन बिल्कुल सही है। देखिए, जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम करना है अनुमति लेके करिए। बकाया मंदिर और मस्जिद में बजाना है तो उतना ही बजाना चाहिए जितने में आपको अपनी आरती पूजा सुनाई पड़े, अजान सुनाई पड़े। योगी जी ठीक कर रहे हैं। और चलिए इस बीच आपको लखनऊ से एक बड़ी खबर दे दे। मदरसा आधुनिकीकरण योजना से कवर मदरसों की जांच के निर्देश हैं। भवन, भूमि किराया, नामा, शिक्षकों, छात्रों की फिजिकल जांच के लिए कमेटी तैयार की गई। डीएम के माध्यम से एसडीएम, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी इस पूरे मामले की, इस पूरे मसले की जांच करेंगे। बिल्कुल 15 मई तक जांच रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी। रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा परिषद ने सभी डीएम को लेटर भेजा है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत प्रदेश में 7,442 मदरसे चल रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। मदरसा आधुनिकीकरण योजना से जुड़े मदरसों की अब जांच की जाएगी। इस योजना से जुड़े मदरसों की जांच के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात यादव परिवार की कर लेते हैं, जिसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मुलायम सिंह से शिवपाल यादव की नाराजगी एक बार फिर से खुलकर सामने आ चुकी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में पहुंचे शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने आजम खान को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में बोलते हुए कहा कि सपा को आजम खान की मदद करनी चाहिए थी, नेताजी को इसकी अगुवाई करनी चाहिए थी, आजम खान के लिए आवाज उठानी चाहिए थी। देखिए, आजम भाई को छोटे छोटे केसों में लेकर के 26 महीना हो गए, तो उनको परेशान किया जा रहा है। परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है। तो जब जुल्म हो रहा है तो ऐसे में सब लोगों को मदद करना चाहिए है। तो हम भी गए थे, तो मैंने तो कहा था कि नेताजी की अगुवाई में, खासकर समाजवादी पार्टी को अगुवाई नेताजी को करना चाहिए था, जबकि उन्हें झूठे केसों में, छोटे छोटे केसों में 26 महीने से जो बंद किए हैं। आगे बढ़ते हैं। सपा का प्रतिनिधि मंडल देवरिया जाने वाला है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल देवरिया जाएगा। और राम गोविंद चौधरी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष विधानसभा, इसके अलावा ब्रह्म शंकर त्रिपाठी के नेतृत्व में यह प्रतिनिधि मंडल देवरिया आज पहुंचने वाला है। तो आपको बता दें, सपा का प्रतिनिधि मंडल आज देवरिया पहुंचेगा। और उधर बिजली उपभोक्ताओं को गलत बिल देने वाली कंपनियों पर अब कार्रवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, गलत बिल देने वाली कंपनियों और मीटर रीडर के खिलाफ अब एफआईआर कराने के निर्देश हैं। बिजली बकायेदारों के खिलाफ अब से एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। बिल्कुल, नाकारे अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी। बिजली बिल ना जमा करने वाले, धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विद्युत व्यवस्था की समीक्षा की है। ऊर्जा मंत्री ने कहा, प्रबंधकीय व्यवस्था की कमी से विद्युत व्यवस्था चरमराई हुई है। तो बिजली बिल ना जमा करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। गलत बिल देने वाली कंपनी के खिलाफ एफआईआर कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
अब ये साफ कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में बिजली की चोरी करने वालों की अब खैर नहीं होगी। जो अधिकारी हैं, नाकारी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अयोध्या पहुंचे खाद्य एवं संसदीय मंत्री रसद मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले सरकार की अपेक्षा गेहूं और धान की 3 गुना ज्यादा खरीद की गई है। सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि किस विभाग को पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिए ये विभाग कटिबद्ध है। 2017 के बाद खाद्य और रसद विभाग में ऐतिहासिक परिवर्तनों का वो साक्षी बना है। जिस प्रकार से सभी प्रत्येक राशन कार्ड धारकों को बायोमेट्रिक ढंग से उसको लगातार उनको खाद्यान्न वितरण देने की बात हो, अभी 100 डेज में हमने जो तय किया है कि हर डोर स्टेप डिलीवरी हर उचित दर विक्रेताओं तक पहुंचाने का काम करेंगे। और अभी जो हमारे पिछले समय जो आप सबने देखा है कि चाहे गेहूं धान का खरीद का जो रहा, पिछली सरकारों से अपेक्षा हमने 3 गुना अधिक खरीद करने का काम किया। वहीं कांग्रेस नेता पूनम पंडित मथुरा पहुंची। यहां मीडिया ने जब उनसे यूपी में कांग्रेस की करारी हार पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। 25 साल से 30 साल से कांग्रेस नहीं है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उसके बावजूद भी हम मेहनत कर रहे हैं ना। हम लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, महंगाई के मुद्दे उठा रहे हैं, बेरोजगारी इतनी है उसे उठा रहे, और लड़कियों के बलात्कार हो जाए उन बेटियों के साथ में कोई खड़े ना होते तब कांग्रेस खड़ी होती है। तो हम विपक्ष में, हमारा काम है मुद्दे उठाना। हार जीत एक अलग चीज़ है, हार विषय नहीं है, जीत विषय नहीं है। विषय है कि हम कितना लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो हम वो मेहनत कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ में भाजपा कार्यकर्ता पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि गोमती नगर में इंस्पेक्टर केशव तिवारी उनका फोन ही नहीं उठाते हैं। और यही नहीं, भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगा दिए। उन्होंने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया है। तो देखिए, पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। केशव तिवारी फोन नहीं उठाते, ये कार्यकर्ता कह रहे हैं। गोमती नगर में पुलिस पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ये आरोप लगाया है। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत में पुलिस ने गैंगस्टर एजाज की करोड़ों की संपत्ति कुर्की है। आरोपी एजाज पर गैंगस्टर सहित कई संगीन धाराओं में 30 मुकदमे दर्ज हैं। बिल्कुल, एजाज कई सालों से पूरनपुर थाने के शेरपुर इलाके से पूरे जिले में गौवंशों को लेकर रखा करता था और ऐसे में गैंगस्टर की संपत्ति कुर्की जाएगी। प्रशासन की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। अपराधी जिसके विरुद्ध 30 मुकदमे एजाज पुत्र उस्मान है, जिसके विरुद्ध 1 करोड़ 33 लाख की संपत्ति आज रिकॉर्ड की गई है। इसके पास एक मकान, एक दुकान है जिसमें ये अवैध संपत्ति अर्जित करके उसके द्वारा ये बनाया गया है। उसको ज़्यादा 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो संपत्ति अर्जित की है, इसमें ये दुकान बनाई, उसको आज किया गया, छुट्टी की कार्रवाई की गई और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। और अब खबर मेरठ से है, जहां मेरठ में लूट और चोरी के मोबाइल विदेशों में खपाकर करोड़ों की संपत्ति का मालिक बना इंटरनेशनल मोबाइल स्नेचर शरद गोस्वामी एक बार फिर से पुलिस के हाथ चढ़ गया है। पुलिस ने शरद सहित उसके 9 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से लूट के 200 से ज्यादा मोबाइल, भारी मात्रा में हथियार, लाखों का कैश और गाड़ियों सहित भारी मात्रा में विदेशी शराब भी बरामद की गई है। और पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ देश के कई राज्यों में कई मुकदमे दर्ज हैं। बदमाशों के 11 अन्य साथी फरार हैं, जिनकी तलाश में दबिश हो रही है। इसके पास से 207 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए है और इसमें 60 से अधिक संख्या में एप्पल के मोबाइल फ़ोन हैं। लैपटॉप भी इसके पास से बरामद हुआ है, 3.5 लाख रुपए मिले हैं और विदेशी महंगी शराबें भी इसके पास से 2.5-3 लाख रुपए की मिली हैं। ये पूरा जो ऑपरेट करता है उसमें अपने लोगों को रखता है, नए लड़कों को, जिनके द्वारा स्नैचिंग कराता है और उनको पैसे तो देता ही है, साथ में बोनस भी देता है उनको, ताकि वो और ज़्यादा मोटिवेट हो करके इस कार्य को कर सकें। यहाँ तक भी उसने किया कि अगर कोई पकड़ लिया जाता है तो उसको जेल से उसका जमानत कराने में इन सब चीज़ों में भी आर्थिक सहायता करता है। बट अभी इनके 10 लोग हमारे गिरफ्त में हैं और इनकी भारी क्रिमिनल हिस्ट्री, काफ़ी ढेर सारी क्रिमिनल हिस्ट्री है।